नमस्कार, आवाज समाचार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं स्मिता रुशाल। वक्त हो गया 5 बजे की तमाम अहम और बड़ी खबरों का, जिस पर करेंगे नजर। लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। खराब ग्लोबल संकेतों ने बिगाड़ा बाजार का मूड। सेंसेक्स निफ्टी भारी गिरावट के साथ बंद। मिड और स्मॉल कैप जोरदार बिकवाली। सेंसेक्स 826 और निफ्टी 261 अंक गिरकर बंद। बिगड़ते जियोपॉलिटिक्स पर वित्त मंत्रालय ने जताई चिंता। कहा क्रूड कीमतों में उछाल संभव। अमेरिकी बाजारों में गिरावट की आशंका, लेकिन भारतीय इकोनॉमी काफी मजबूत। इजरायल, गाजा और लेबनान पर हमला। 24 घंटे में 400 से ज्यादा लोगों की मौत। अमेरिका समेत पश्चिमी देशों ने इंटरनेशनल लॉ मानने की अपील, लेकिन आत्मरक्षा के अधिकार की भी कही बात। दिल्ली, मुंबई समेत कई शहरों में सांस का आफतकाल। दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत खराब। बीएमसी के एक्शन के बाद मुंबई में हालात पहले से बेहतर। एशियाई पारा गेम्स में भारत का जबरदस्त प्रदर्शन। पहले दिन 3 गोल्ड पर कब्जा। क्लब थ्रो में प्रणव, हाई जंप में शैलेश और निषाद को गोल्ड। देश भर में आज महानवमी की धूम। मंदिरों में लगे जयकारे, पंडालों में जबरदस्त रौनक। कल विजयदशमी पर रावण दहन की तैयारी। और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे बाजार की, जहां आज ग्लोबल संकेतों से बाजार में भारी गिरावट रही। सेंसेक्स, निफ्टी, मिड कैप, स्मॉल कैप इंडेक्स सभी लाल निशान पर आज बंद हुए। सेंसेक्स की अगर बात करें तो यह 826 अंक गिरकर 64,572 पर बंद हुआ। तो वहीं निफ्टी 261 अंक गिरकर 19,882 पर बंद हुआ। आज सबसे ज्यादा गिरावट मेटल, रियलिटी, आईटी शेयरों में रही। इंफ्रा, फार्मा, बैंकिंग इंडेक्स आज दवाओं में रहे। यतिन से समझेंगे बाजार का ये पूरा मूड। तो यतिन, बताएं जरा, बाजार का जो ये मूड है आखिरकार इतना क्यों बिगड़ा और किन सेक्टर्स और शेयरों में आज ज्यादा गिरावट नजर आई? देखिए, आज अगर हम शेयर बाजार की बात करें तो सेकेंड हाफ में बहुत जबरदस्त तरीके से सेलिंग आई। इनफैक्ट हम लोग 19,500, 19,300 के नीचे निफ्टी पे बंद हुए। जहां तक कि सेंसेक्स निफ्टी का सवाल है, ज्यादातर स्टॉक्स आपको लाल निशान में दिखे। निफ्टी के 48 स्टॉक्स लाल निशान में बंद हुए। और जहां तक कि मार्केट्स का सवाल है, एडवांस डिक्लाइन रेशियो 1:20 रहा, यानी एक बढ़ने वाले शेयर के सामने 20 गिरने वाले शेयर। जहां तक कि मिड कैप्स का सवाल है, यहां भारी बिकवाली रही। मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स 3 से 4% ऑन एन एवरेज नीचे जाते हुए नजर पड़े। तो ओवरऑल मार्केट का सेंटिमेंट और मूड थोड़ा बहुत खराब था। निफ्टी गेनर्स की बात करें तो 2 ही गेनर्स थे। इनफैक्ट एमएनएम और बजाज फाइनेंस, ये दोनों ही स्टॉक्स आपको हल्के से हरे निशान में दिखेंगे। लेकिन लूजर्स की लिस्ट लंबी है। एलटीआई, माइंडट्री, अदानी एंटरप्राइजेज, हिंडाल्को, यूपीएल जैसे काउंटर्स में 3 से 4% तक की गिरावट रही। मिड कैप में स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन रहा। क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण अच्छे रिजल्ट्स बाद, बीएससी ट्रांजैक्शन चार्जेस बढ़ाने के बाद स्टॉक ऊपर था। मेड प्लस और रेनबो मेडिकेयर, इन स्टॉक्स में भी आपको खरीदारी दिखी। लेकिन लूजर्स की लिस्ट बहुत लंबी है। यहां आपको ज्यादा करके सरकारी कंपनीज दिखेंगी, जैसे कि एसजेवीएन स्टॉक 12% नीचे, बीईएमएल स्टॉक 10% नीचे, जुबलेंट फार्मो और फिनोलेक्स जैसे काउंटर्स में भी आपने 9 से 10% की गिरावट देखी। जी, इसके अलावा यतिन, किन सेक्टर्स और शेयर में आज ज्यादा एक्शन रहा? इजराइल और गाजा का कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता हुआ नजर पड़ा है। काफी सारे एचएनआई खेमों में आपने थोड़ा बहुत पैनिक आता हुआ देखा है। खास करके मिड कैप और स्मॉल कैप में जहां जबरदस्त रैली हमने देखी है कुछ महीनों से, वहां कहीं ना कहीं ब्रेक लगता हुआ दिखाई दिया। इनफैक्ट इस महीने का जो अब तक का नेगेटिव रिटर्न है, वो पिछले महीने के गेन्स को इरेज कर चुका है पूरी तरीके से। और ये 1 अक्टूबर है, जहां जनरली फेस्टिविटीज में हमने हरा निशानी देखा है बाजार में अगले पिछले 10 सालों में। तो 10 साल में 1 अक्टूबर ऐसा है जहां अभी तक हमने नेगेटिव रिटर्न दिया है, लगभग 2.5% के आसपास का। और निफ्टी 500 की भी बात करें तो 1.5% से ज्यादा की गिरावट यहां दर्ज होती हुई आपको नजर पड़ी है। इस महीने की अगर हम बात करें तो स्पेसिफिकली पीएसयू स्टॉक्स पे और जो मार्केट फेवरेट स्टॉक्स हैं, यहां जबरदस्त करेक्शन आता हुआ हमने देखा है। जैसे कि एसडब्ल्यू सोलार, नतीजे Q2 के खराब थे, जिसके कारण स्टॉक में 24% की गिरावट आपने मंथ टू डेट देखी है। इंडियाबुल हाउसिंग, ये स्टॉक भी काफी चर्चा में रहा है, एफएनओ से बाहर होने वाला है। और यही नहीं, काफी सारी एनबीएफसीज में अब आपको एनआईएम्स पे प्रेशर आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आईजीएल, ये भी एक टॉप लूजर है मिड कैप इंडेक्स में, 12% नीचे है। दिल्ली की जो इलेक्ट्रिक व्हीकल और कैब एग्रीगेटर पॉलिसी आई है उसके बाद। और हुडको में भी आपने ओएफएस के बाद लगभग 20% की जबरदस्त गिरावट देखी है। तो काफी सारे मिड कैप्स है जहां रीजंस हैं, और काफी सारे मिड कैप से खास करके जो पीएसयू बैंक स्टॉक्स है जो मार्केट के फेवरेट हुआ करते थे, 2 गुने 3 गुने हो चुके थे, यहां भी आपने डीप करेक्शन देखा है।
जैसे कि इंडियन ओवरसीज बैंक स्टॉक 19% नीचे, यूको बैंक 16% नीचे, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और सेंट्रल बैंक 14% तक गिर चुके हैं अक्टूबर के महीने में अभी तक। पावर स्टॉक्स यहां में भी हमने देखा है कि सबसे तगड़ा रिटर्न निफ्टी 500 में पावर स्टॉक्स ने दिया था, खास करके अदानी पावर और जेएसडब्ल्यू एनर्जी ने। ये दोनों स्टॉक्स भी लगभग 15% नीचे हैं पहले अक्टूबर से लेकर अभी तक। स्टॉक्स जहां नया 52 वीक लो लग रहा है उसकी लिस्ट भी बहुत लंबी है, लेकिन सिलेक्ट स्टॉक्स जहां प्रेशर बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है उसमें अदानी टोटल गैस है, अदानी विल्मर है, नवीन फ्लोरिन, यहाँ सीईओ ने अपना इस्तीफा दिया, उसके बाद स्टॉक नए 52 वीक लो पे है। गुजरात गैस जैसे काउंटर्स में भी आपने नए नए लोज आते हुए देखे हैं। तो बहुत से स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट हो चुका है, और जैसे कि मैंने कहा पिछले 10 साल में पहली बार अक्टूबर का महीना अब नेगेटिव हो चला है। तो कुल मिलाकर बाजार में एक बड़ा लो, लेकिन इस बीच एक उम्मीद भी है क्योंकि बाजार में बड़ी गिरावट नहीं है, ऐसा कहना है वैल्यू क्वेस्ट इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के सीआईओ रवि धर्मशिका। उन्होंने आगे ये भी कहा कि निवेशक 3 से 5 साल के लंबे नजरिए से यहाँ निवेश कर सकते हैं। यहाँ पर वैल्यूएशन काफी बढ़ चुके हैं और शायद 2-3 साल का आगे का अर्निंग्स डिस्काउंट कर रहे हैं। बट ये जो मानने वाले हैं कि यहाँ पर एक पागलपन हो चुका है और ये मैड कैप स्टॉक्स हैं, मैं उस व्यू से सहमत नहीं हूँ। मुझे लगता है ये काफी हद तक अर्निंग्स सपोर्टेड ग्रोथ रहा है, यस, बट थोड़ा मार्केट थोड़ा 1-2 साल आगे निकल गया है और एक कंसोलिडेशन की यहाँ पर जरूरत है। मे बी शायद थोड़ा करेक्शन भी आ जाए, बट इस सेक्युलर स्टोरी में कोई इशू नहीं है अभी तक। सिर्फ अगले 12 महीने का व्यू लेकर चलें तो यहाँ पर थोड़ी करेक्शन कंसोलिडेशन हो सकती है। बट अगेन एज ऐसे हमारा पर्सपेक्टिव हमेशा 3-5 साल के व्यू से होता है और उस व्यू से अभी भी यहाँ पर अच्छा व्यू जारी है। बाजार में कमाई के लिए सबसे जरूरी है कि आपकी निवेश की स्ट्रैटेजी सही हो और आप गलती ना करें। आज हम आपको निवेश के ऐसे गोल्डन रूल्स बताएंगे जिन्हें अगर आप ध्यान में रखकर निवेश करते हैं तो सुरक्षित निवेश कर सकते हैं। आज आवाज अड्डा स्पेशल में देखिए निवेश के गोल्डन रूल्स, शाम 7:57 पर। और अब बात करेंगे इजराइल हमास जंग की। इजराइल ने गाजा में सीमित ग्राउंड अटैक शुरू कर दिया है। हमास ने भी कहा है कि गाजा में घुस रहे इजरायली सैनिकों से उनका सामना हुआ है। गाजा पर इजराइल के हवाई हमले लगातार जारी हैं और हिजबुल्लाह को निशाना बनाते हुए लेबनान में भी एयर स्ट्राइक की गई है। इजराइल के वित्त मंत्री निर बरकत ने कहा कि हिजबुल्लाह के पीछे ईरान की सरपरस्ती है। बरकत ने चेतावनी दी है कि अगर हिजबुल्लाह इजराइल पर हमला करता है तो धरती से ईरान का अस्तित्व मिटा देंगे। इधर गाजा में फुल ग्राउंड अटैक शुरू करने से पहले इजरायली अमेरिकी सैनिकों के पहुंचने का इंतजार कर रहे हैं। अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में और ज्यादा सैनिक भेजने की बात कही है। इजराइल ग्राउंड अटैक से पहले बैक चैनल से बंधकों की रिहाई के बारे में भी लगातार बात कर रहा है और उसके बंधक कई रिहा किए भी जा रहे हैं। और अब बात करेंगे दिल्ली की। वो इसलिए क्योंकि दिवाली से पहले दिल्ली को अब सांस लेने में परेशानी हो रही है और ये वजह है यहां पर पॉल्यूशन से बिगड़े हालात। दिल्ली का AQI अब 306 पहुंच गया है और ये बहुत खराब कैटेगरी में आता है। दिल्ली के साथ साथ NCR की स्थिति भी बिगड़ी हुई है। गुरुग्राम की अगर बात करें तो यहां पर AQI 283 है, ये खराब श्रेणी में आता है। दिल्ली से सटे नोएडा की अगर बात करें तो यहां तो हाल और भी ज्यादा खराब है। यहां पर AQI 308 पहुंच गया है। दिल्ली में बढ़ते पॉल्यूशन पर पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने एक बैठक बुलाई। दिल्ली के अंदर 13 हॉट स्पॉट्स हैं, यानी कि 13 वो क्षेत्र हैं कि जहां पर प्रदूषण की स्थिति ज्यादा सामान्य जगहों से खराब होती है, जहां पर एयर क्वालिटी का जो इंडेक्स है आज 300 प्लस गया है। हालांकि दिल्ली अक्सर प्रदूषण की मार झेलता है, लेकिन दिल्ली के बाद अब मुंबई का भी प्रदूषण से बुरा हाल है। वायु प्रदूषण कम करने के लिए दक्षिणी मुंबई में मिस्ट स्पेयर्स लगाए गए हैं, जहां पर सुबह 6:30 बजे से वर्ली से लेकर फोर्ट एरिया तक 4 बार पानी के फुहारे इससे छोड़े जा रहे हैं। BMC के इस कदम से पिछले सप्ताह के मुकाबले एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI में थोड़ा सुधार यहां हुआ है, लेकिन मुंबई की एयर क्वालिटी अभी भी खराब कैटेगरी में ही है।
और आपको जानकर ये हैरानी होगी कि देश में करीब 30 लाख से ज्यादा गाड़ियां बिना इंश्योरेंस के चल रही हैं। ऐसी गाड़ियां अगर किसी को टक्कर मार दे तो उसे किसी तरह का क्लेम नहीं मिलेगा। सूत्रों के मुताबिक अब सरकार जनरल इंश्योरेंस कंपनियों को यह जानकारी देगी ताकि इनको कम से कम थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के दायरे में लाया जाए। डिटेल लेते हैं इस खबर पर आलोक प्रियदर्शी से। आलोक, बताएं जरा, जनरल इंश्योरेंस कंपनियों के लिए तो ये एक तरीके से अच्छी खबर हो गई। जी बिल्कुल, जनरल इंश्योरेंस कंपनियों के लिए काफी अच्छी खबर है। सीएनबीसी आवाज को सूत्रों से जानकारी मिली है कि सरकार इंश्योरेंस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का जो मास्टर डेटा है वो इंश्योरेंस कंपनियों के साथ शेयर कर सकती है। सरकार इस प्रपोजल पर एक्टिवली विचार कर रही है। सरकार का मकसद है कि इंश्योरेंस, खासतौर से जो मोटर इंश्योरेंस है, उसका देश में सख्ती से पालन होना चाहिए। जो ब्यूरो है उसके डेटा के मुताबिक देश में करीब 30 लाख ऐसी गाड़ियां हैं जो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के बिना चल रही हैं। और आपको पता है कि जो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस नहीं होना एक कानूनन अपराध है और इसमें 2000 रुपए तक का चालान हो सकता है। तो सरकार चाहती है कि जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं परस्यू करें और जितने भी देश में इस तरह की गाड़ियां जो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के बिना चल रही हैं वहां पर इंश्योरेंस मैंडेटरी करें और उसको परस्यू करें। इससे एक और फायदा होगा कंपनियों के लिए, क्योंकि ये जो इंश्योरेंस इंफॉर्मेशन ब्यूरो होता है वो एक तरह से सिविल के तरीके से काम करता है इंश्योरेंस सेक्टर में। वो तमाम ऐसे लोगों का डेटा रखता है कि जो लोग अच्छे से, एक तरह से कहें, उनका क्रेडिबिलिटी होती है। तो सरकार चाहती है कि ये जो फ्रॉड होता है इस खासतौर से इंश्योरेंस सेक्टर में, क्लेम लेने में, क्लेम सेटलमेंट में, उस पर भी एक तरह से पाबंदी लगे और इंश्योरेंस कंपनियों को भी इससे काफी फायदा होगा कि जो लोग इसमें फ्रॉड लेते हैं और क्लेम सेटलमेंट जो रेशियो काफी कम हो जाता है इसकी वजह से, उसको भी एक तरह से बढ़ावा मिल सकता है। तो पूरे तौर पे इंश्योरेंस सेक्टर के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि एक बड़ा मार्केट खुल सकता है और उससे जितनी भी जनरल इंश्योरेंस कंपनियां होगी उनको बेहद फायदा होगा। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आलोक आपका। और अब खबरें त्योहारों से जुड़ी। देश भर में हर तरफ नवरात्रि की धूम दिखाई दे रही है। कोलकाता, मुंबई, दिल्ली समेत हर शहर और कस्बा दुर्गा पूजा की रौनक से जगमगा उठा है। अलग अलग आकर्षक थीम पर पंडालों को सजाया गया है। मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ दिख रही है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट करके महानवमी की बधाई देशवासियों को दी। हर साल की तरह इस साल भी रानी मुखर्जी और काजोल के परिवार की तरफ से मुंबई में दुर्गा पूजा का पंडाल सजाया गया है, जिसमें बॉलीवुड सितारे बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। सुष्मिता सेन रानी मुखर्जी भी की पंडाल में धानुची डांस करते हुए नजर आई। कियारा आडवाणी, हेमा मालिनी, जया बच्चन, सुमोना चक्रवर्ती समेत कई सितारों ने यहां आकर दर्शन भी किया। तो वहीं अहमदाबाद में राजपथ में अष्टमी के दिन रात 12 बजे एक अनोखा नजारा देखने को मिला। यहां पर एक साथ हजारों लोग अपने हाथों में दिया लेकर माता की आराधना करते हुए नजर आए। चारों तरफ सिर्फ दिए ही दिए दिख रहे थे। एक साथ अनोखे तरीके से माता जी की आराधना करने की ये तस्वीर काफी विहंगम थी। हर साल क्लब में अष्टमी पर ऐसी ही माता की आराधना की जाती है। और दशहरे के मौके पर इस बार दिल्ली के तितारपुर इलाके में 5 फुट से लेकर 50 फुट तक के रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले तैयार किए जा रहे हैं। इस बार लंबी मूंछों वाले और वाटरप्रूफ रावण के पुतलों की मांग सबसे ज्यादा है। दिल्ली के तितारपुर इलाके में रावण के पुतलों का बाजार सज चुका है। ये वो इलाका है जहां से न सिर्फ राजधानी दिल्ली बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों में दशहरा के मौके पर रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले भेजे जाते हैं। तो इस बार दशहरे के मौके पर किस तरह के रावण के पुतले सबसे ज्यादा डिमांड में हैं, आइए देखते हैं। कहीं लंबी लंबी मूंछों वाला बाहुबली तो कहीं 10 सिर वाला दशानन। इस बार रावण के पुतलों का डिजाइन कुछ इस तरह से ही तैयार किया गया है। दिल्ली में पटाखों पर लगे बैंड से रावण को मुक्ति दिलवाने वाला ये रावण का पुतला भी काफी पसंद किया जा रहा है। रावण दहन पर बारिश पानी ना फेर दे, इसलिए इस बार वाटरप्रूफ रावण के पुतलों की डिमांड सबसे ज्यादा है। जो ये पेपर हम रावण वाला लगाते हैं ना, ये अगर बारिश भी आ जाएगी ना तो खराब नहीं होता।
बाकी अगर पेंटिंग करते हैं तो थोड़ी बहुत डल हो जाती है, बाकी वाटरप्रूफ माना जाएगा। तो पहले जो नॉर्मली फ्लोरोसेंट का पेपर चढ़ता था रावण की बॉडी के ऊपर, अब जो वेलवेट पेपर लगा रहे हैं हम लोग, उसमें ज़्यादा कलर रहता है, अच्छा लगता है देखने में, तो उसकी डिमांड ज़्यादा है। दिल्ली के तितारपुर इलाके में हर साइज और हर डिजाइन का रावण बनाया जाता है। बात करें कीमत की तो ये पुतले 500 रुपए से शुरू होकर 40,000 रुपए के बीच बेचे जाते हैं। यहाँ से नोएडा, गुरुग्राम, फरीदाबाद, मेरठ और अयोध्या जैसे जगहों के लिए रावण के पुतले भेजे जाते हैं। इस बार रावण के पुतले बनने में इस्तेमाल होने वाला कच्चा माल महंगा हो गया है। 20 बांस की कीमत पहले जहाँ 400 रुपए थी, अब वो बढ़कर 600 रुपए हो गई है। वहीं खाकी कागज जो पहले 40 रुपए किलो था, वो 60 रुपए हो गया है। लेबर समेत कच्चा माल महंगे होने की वजह से रावण के पुतलों का जो दाम है वो पिछले साल के मुकाबले 25 से 30% तक बढ़ गया है। लेकिन बावजूद इसके इस बार दशहरे के मौके पर रावण के पुतलों की डिमांड अच्छी दिखाई दे रही है। दीपाली नंदा, दिल्ली। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक ले, लेकिन ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर। आप बने रहे हमारे साथ। आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 में भारत ने लगातार 5वीं जीत दर्ज की है। कल धर्मशाला में खेले गए मैच में भारत ने न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हरा दिया। ये मौका 20 साल के बाद आया है जब भारत ने न्यूजीलैंड को किसी आईसीसी मुकाबले में हराया हो। कल भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया था। भारतीय गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया और न्यूजीलैंड को 273 रन पर ही रोक लिया। कल मोहम्मद शमी ने इस वर्ल्ड कप का पहला मैच खेलते हुए 5 विकेट लिए। बल्लेबाजी में रोहित और शुभमन ने भारत को अच्छी शुरुआत दिलाई, लेकिन मैच के असली हीरो रहे मास्टर विराट कोहली, जिन्होंने 95 रनों की शानदार पारी खेली। भारत ने मैच 4 विकेट से जीता। इस जीत के बाद से भारत पॉइंट टेबल में नंबर 1 पर आ गया है। अब आपको एक बार पॉइंट टेबल भी हम दिखा देते हैं, जहां पर नंबर 1 पर भारत है। कुछ दिनों पहले तक यहां पर न्यूजीलैंड था, यानी कि इस मैच से पहले न्यूजीलैंड था, वो दूसरे नंबर पर है। दक्षिण अफ्रीका, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर पाकिस्तान, फिर बांग्लादेश, नीदरलैंड, श्रीलंका, इंग्लैंड और अंत में अफगानिस्तान। क्रिकेट फैंस के लिए लेकिन एक बुरी खबर है। पूर्व भारतीय स्पिनर बिशन सिंह बेदी का 77 साल की उम्र में निधन हो गया। वो बाएं हाथ के शानदार स्पिनर थे। उन्होंने भारत के लिए 1966 से 1989 तक टेस्ट क्रिकेट खेला है। बिशन सिंह बेदी ने 22 टेस्ट मैचों में भारत की कप्तानी भी की थी। उन्होंने 67 टेस्ट मैचों में 266 विकेट लिए थे। बेदी ने 1560 विकेटों के साथ अपना फर्स्ट क्लास क्रिकेट करियर खत्म किया था। बेदी को 1970 में पद्मश्री से नवाजा भी गया था। और चीन के होंगझोउ में एशियाई पैरा गेम्स में 2023 में भी भारत ने गोल्डन खाता खोला है। अब तक भारत ने यहाँ पर 6 गोल्ड, 6 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल जीत लिए हैं। मेंस हाई जंप की अगर बात करें तो यहाँ पर और क्लब थ्रो में F51 में भारतीय खिलाड़ियों ने कमाल कर दिया। इन दोनों इवेंट में गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज तीनों मेडल भारत ने अपने नाम किए हैं। हाई जंप T63 में शैलेश कुमार ने गोल्ड, मरियप्पन थंगावेलू ने सिल्वर, तो राम सिंह पदियार ने यहां पर ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है। तो वहीं क्लब थ्रो F51 में प्रणव सूरमा ने गोल्ड, यहां पर धर्मवीर ने सिल्वर, अमित कुमार ने यहां पर ब्रॉन्ज मेडल जीता है। मोनू घनगास ने यहां पर पुरुषों की जो गोला फेंक थी F11 स्पर्धा, उसमें ब्रॉन्ज मेडल जीता। तो वहीं महिलाओं की कैनो VL2 स्पर्धा में प्राची यादव ने सिल्वर मेडल अपने नाम किया। और अब मिशन स्वच्छता और पानी की खास रिपोर्ट। आज हम आपको दिखा रहे हैं मुंबई की सुशीला साबले की कहानी। एक जमाने में कूड़ा बिनने का काम करने वाली सुशीला अब सूखे और गीले कचरे को अलग अलग करने की वकालत करती हैं, और उनकी यही प्रभावशाली कार्य उन्हें कोपेनहेगन, बीजिंग, नौरोबी, डर्बन और रियो सहित कई अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर अब तक इसी काम ने उनको पहुंचाया है। नमस्कार। नमस्ते, मेरा नाम सुशीला सबले है। मेरा जन्म 1942 में मराठवाड़ा में भीषण सूखे के दौरान हुआ था। उस समय सूखे के दौरान मुंबई आए थे। छोटी उम्र में हमें नहीं पता था कि क्या काम करना है। जो लोग मराठवाड़ा से आए उन्होंने कचरा साफ करने का काम शुरू कर दिया।
मेरी माँ भी कूड़ा साफ करने का काम करती थी और मैं कचरा साफ करने के लिए एक छोटा बैग अपने साथ ले जाती। घाटकोपर में मानिकलाल नाम का एक स्कूल था। जब मैं वहाँ कूड़ा साफ करती थी तो खिड़की से देखती थी कि बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं और शिक्षक उन्हें कैसे पढ़ा रहे हैं। इससे मुझे बहुत बुरा महसूस हुआ। हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, जिसके कारण मैं शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकी। शुरुआत में मुझे ज्यादा कुछ समझ नहीं आया। मैंने सोचा कि हमें यहाँ काम करना पड़ेगा क्योंकि हमारी हालत खराब है। हमें इतने सारे लोगों द्वारा फेंके गए कूड़े में हाथ डालना पड़ा। 2009 में कोपेनहेगन की अपनी यात्रा के संबंध में अपना अनुभव साझा किया। 2010 में चीन में बीजिंग की यात्रा की। 2011 में डरबन दक्षिण अफ्रीका। 2012 में मैंने ब्राजील में रियो का दौरा किया। मेरी बहन पढ़ी लिखी नहीं है, फिर भी उसने अपने जीवन में बहुत कुछ पा लिया। वो बहुत हिम्मत वाली है। हम सबको उस पर बहुत गर्व है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए आप बने रहें CNBC आवाज के साथ। नमस्कार।